हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर आप मेहनत करते हैं, हो सकता है उसमें आपको देर लगे, हो सकता है आप कहीं गलती कर रहे हो, आपकी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अगर आप मेहनत के पथ पर बढ़ते चलते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन आपको सफलता मिलती है। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके। जब देखिए चीन और भारत में भी तनाव इतना गहरा है तो बात सिर्फ सैन्य स्तर पर बातचीत और विदेश मंत्रालय बातचीत करके हल निकालने की कोशिश कर रहा है। वो समस्या कितनी बड़ी है। तो किसी भी समस्या का हल बातचीत से भी निकाला जा सकता है। हाँ, उसमें देर जरूर लगती है लेकिन हल जरूर मिलता है। तो अब चलिए न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कृषि सुधार छोटे किसानों के हित में, स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा है मेडिकल शिक्षा में नए युग का सूत्रपात, एनएमसी का गठन। अब ये एनएमसी क्या है हमें इस न्यूज़ में देखेंगे। तीसरी न्यूज़ है बिहार में 3 चरणों में होगा मतदान। ये बिहार चुनाव से रिलेटेड है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि सुधारों को छोटे और सीमांत किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्ष किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इतने दशकों में पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे किसानों के और श्रमिकों को फायदा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि के साथ साथ श्रम विधेयकों का जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 85% किसान इसी श्रेणी में आते हैं और वे खुश हैं क्योंकि पहली बार उन्हें अपनी उपज के लिए मोल भाव करने का विकल्प मिलेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों में किसानों और श्रमिकों के नाम पर केंद्र और राज्य में कई सरकारें सत्ता में आईं, लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ वादे जिन्हें न किसान समझ पाए और न ही श्रमिक। नेक्स्ट न्यूज़ है मेडिकल शिक्षा में नए युग का सूत्रपात बनेगी एनएमसी। देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो गया है। पिछले 64 सालों से मेडिकल शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई पूरी तरह खत्म हो गई है। उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी का गठन किया गया है, जिसने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मेडिकल शिक्षा के विभिन्न आयामों का नियमन करने वाले 4 स्वायत्त बोर्डों का भी गठन किया गया है। गुरुवार को देर रात एमसीआई और उसकी निगरानी में गठित बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को खत्म करने और एनएमसी व स्वायत्तशासी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली एम्स के ईएनटी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को एनएमसी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। वे 3 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के महासचिव राकेश कुमार वत्स को एनएमसी का सचिव बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएमसी संभालेगा। तीसरी न्यूज़ है बिहार में 3 चरणों में होगा मतदान। कोरोना संकट की तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार के चुनावी महासागर का ऐलान कर दिया है। चुनाव 3 चरणों में होगा। इसके तहत 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होगी। खास बदलाव यह है कि मतदान के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया है। यह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यह बदलाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए कोरोना काल में यह देश का पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के चलते दुनिया के करीब 70 देशों में चुनाव टाले गए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। करीब 63% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1.06 लाख हो गई है। ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी।
अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि आतंकवाद पर मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान की बड़ी फजीहत। दूसरी बार भारत ने पड़ोसी देश के आतंकी चेहरे को किया बेनकाब। दूसरी न्यूज़ है कि 4 साल से अधिक का वीज़ा नहीं देगा अमेरिका। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को उठाने की गलती कर दी है। इस पर भारत ने उसके यहाँ चल रहे आतंक की फैक्ट्री को दुनिया के सामने ला दिया है। इसके साथ ही गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी मानवाधिकार के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की ऐसी शर्मनाक स्थिति के बारे में तो शायद वहाँ के कूटनीतिककारों ने भी कल्पना नहीं की होगी। UNHRC ने शुक्रवार को भारत के प्रतिनिधि पवन बड़े ने विश्व बिरादरी का इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान में आतंकी संगठन खुलेआम चंदा एकत्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि आतंकी संगठन अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लॉकडाउन का भी फायदा उठा रहे हैं। गुरुवार को भी भारतीय प्रतिनिधि ने कश्मीर मुद्दे उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों को उठाकर इस मंच के नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान स्वयं ही अपने नागरिकों के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है 4 साल से अधिक का वीजा नहीं देगा अमेरिका। अमेरिका ने विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और विदेशी पत्रकारों के वीजा को लेकर नए प्रस्ताव में समय सीमा तय कर दी है। किसी भी सूरत में इन तीनों श्रेणियों में 4 साल से ज़्यादा का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब वीजा जारी करते समय ही तय हो जाएगा कि कोई शख्स अमेरिका में कानूनी तौर पर कितने दिन रह सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मौजूदा ढीले वीजा नियमों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जाहिर है कि इशारा चीन की ओर है। नए प्रस्ताव में किसी खास देश के लिए कोई नियम नहीं है। ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है त्योहारी सीजन में मिल सकता है दूसरा आर्थिक पैकेज। शहरी खपत में बढ़ोतरी को पैकेज पर वित्त मंत्रालय ने मंत्रणा शुरू की है। दूसरी न्यूज़ है 3 साल में 35.90 फर्जी फार्मों के GST पंजीयन रद्द। और तीसरी न्यूज़ है केंद्र ने GST कंपनसेशन शेष कहीं और खर्च किया है। ये स्टेटमेंट दिया है कैग ने। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। त्योहारी सीजन में मांग व खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दूसरा आर्थिक पैकेज दे सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने मंत्रणा शुरू कर दी है। दूसरे आर्थिक पैकेज के तहत मुख्य रूप से शहरी बेरोजगारों को ध्यान में रखा जाएगा। इन्हें रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर कोई स्कीम लाई जा सकती है। इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार एक निश्चित फंड देगा। इन पैसों को खर्च करने से मांग व खपत में बढ़ोतरी होगी। 21 लाख करोड़ रुपए के पहले आर्थिक पैकेज से ग्रामीण इलाके की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने में सफलता मिली है। अब शहरी क्षेत्र में मांग व खपत के चक्र में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां भी कह रही हैं कि शहरी क्षेत्र की खपत में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाने और आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने पर दूसरा आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि लोग खुलकर खर्च कर सकें और अर्थव्यवस्था को उसका लाभ मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संकेत दे चुकी हैं कि सरकार ने आर्थिक पैकेज को लेकर अपना विकल्प बंद नहीं किया है। सेकंड न्यूज़ है 3 चरणों में 35.90 लाख फर्जी फार्मों के GST पंजीयन रद्द। देश भर में पिछले 3 साल में 35.90 लाख फर्जी फार्मों के GST पंजीयन रद्द हुए हैं। यह जानकारी दैनिक जागरण की RTI के जवाब में मिली है। मुरादाबाद मंडल में 15,173 फार्मों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। इसमें मुरादाबाद की 6,330 फर्में शामिल हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन संस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के जनसूचना अधिकारी मोहम्मद सादाब ने जानकारी दी थी कि देश के अलग अलग राज्यों में 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2020 तक 91,16,969 GST फर्में पंजीकृत हुई थी, जिसमें से 35,90,625
फर्मों के पंजीयन रद्द किए गए हैं। ये फर्में केवल कागजों में संचालित हो रही थी। दरअसल फर्मों के पंजीयन के बाद जब सत्यापन के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे तो यह फर्में नहीं मिली थी। मुरादाबाद मंडल के 5 जिला बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और संभल की 15,173 फर्मों का पंजीयन निरस्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र ने जीएसटी कंपनसेशन सेस कहीं और खर्च किया। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद शुरुआती 2 साल कंपनसेशन सेस के मद में मिली 47,272 करोड़ की राशि कहीं और खर्च कर दी। इस धन का इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाना था। सरकार के खाते की ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून का उल्लंघन किया है। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 के तहत इस मद में मिलने वाली पूरी राशि को जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में रखा जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल जीएसटी कानून लागू होने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होना चाहिए। कैग ने पाया कि 2017-18 में इस मद में 62,612 करोड़ रुपए जुटे थे। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा पीछे छूटते पुलिस सुधार। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पुलिस सुधार नहीं हुए तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक दिन गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह जी ने। दूसरा आर्टिकल है समस्या बन रहा अधिक अन्न उत्पादन। यहाँ अन्य नहीं, अन्न उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन का अर्थ किसानों की ज्यादा आय होना नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरी आधारभूत ढांचे का अभाव है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट आर्टिकल है चुनाव के दौर में बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी गई है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। यह 22 सितंबर पुलिस सुधार दिवस के रूप में याद किया गया, क्योंकि 2006 में इसी तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। 14 वर्ष बीत गए, लेकिन उक्त फैसले के दिए गए निर्देशों के अनुपालन का संघर्ष अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले में लिखा था कि उसके निर्देश तभी तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस निर्देशों के अनुरूप अपने अपने अधिकार नहीं बना लेती। राज्य सरकारों ने इस बिंदु का लाभ उठाते हुए जल्दी अधिनियम बना लिए। अभी तक 18 राज्यों ने अपने अपने पुलिस अधिनियम बना लिए हैं। कायदे से इन अधिनियमों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हो, परंतु वास्तव में इन अधिनियमों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को ही कानूनी जामा पहना दिया गया। दरअसल राज्य सरकारें यह चाहती थीं कि वे सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक से बाहर हो जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों की मॉनिटरिंग जारी है, इसलिए इस संबंध में बीते दिनों देश के कई विशिष्ट नागरिकों ने एक अपील जारी की। इस अपील में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि देश की किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने पुलिस सुधार में दिलचस्पी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन पुलिस सुधार का एक आंतरिक पहलू भी है जिस पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में यह पहलू पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आता है। खास बात यह है कि इन सुधारों के लिए न तो अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, न ही राज्य सरकार को अधिनियम बनाना होगा। रिपोर्ट दर्ज होने में बहुत सुधार की गुंजाइश है। यदि ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है तो सरकार के संज्ञान में तथ्य लाकर अतिरिक्त बल की मांग की जा सकती है। गरीब जनता और खासकर जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज ऐसा माहौल है कि जिस आदमी की राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव है उसकी बात तो सुनी जाती है, परंतु बाकियों का दुख दर्द अमूमन नहीं सुना जाता है। नेक्स्ट है समस्या बन रहा अधिक अन्न उत्पादन। संसद से कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु 3 विधेयक पारित होने के बाद उनके कानून का रूप लेने का इंतजार है। इस इंतजार के बीच इन प्रस्तावित कानूनों का विरोध भी जारी है। यह विरोध सरकार के इस आश्वासन के बाद भी हो रहा है कि इन कानूनों में कृषि क्षेत्र तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फसल उत्पादन, विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे। किसानों को आशंका है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। हालांकि प्रस्तावित कानूनों में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, पर आशंकाओं से ग्रसित कुछ किसान उसके विरोध में खड़े हैं। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण देश की विकास दर में भारी गिरावट आई, पर
कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.4% रही। कोविड महामारी के बावजूद कृषि की यह विकास दर काफी उत्साहवर्धक है। अब कृषि क्षेत्र आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा है। 2019-20 में खाद्यान्नों का 29.50 करोड़ टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 18.50 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन के साथ हम विश्व के प्रथम स्थान पर हैं। बागवानी फल सब्जियों का उत्पादन भी 32 करोड़ टन वार्षिक हो रहा है। कृषि आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के जिस कोष की घोषणा की गई है, उसके माध्यम से कृषि उपज के भंडारण हेतु गोदाम, शीतगृह बनाने, प्रसंस्करण उद्योग आदि लगाने की बात कही गई है। संस्कार में मछली पालन क्षेत्र में निवेश हेतु 20,050 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु 15,000 करोड़ रुपए के अलग अलग कोष की घोषणा की थी। सरकार ने गेहूं, चावल आदि अनाज क्रय और भंडारण की अच्छी क्षमता विकसित की है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज वितरण व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। 2020-21 में FCI द्वारा MSP पर खरीद, परिवहन, भंडारण, रखरखाव, ब्याज आदि की लागत जोड़कर सरकार को गेहूं का आर्थिक मूल्य 28,838 रुपये प्रति टन और चावल का 37,267 रुपये प्रति टन पड़ रहा है। इस वर्ष बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य सब्सिडी के मद में बजटीय प्रावधान से इतर FCI द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में से भी बड़ी धनराशि उधार ली जा रही है। 31 मार्च 2020 को यह राशि 2,54,600 करोड़ रुपए थी। इसे उपरोक्त बजटीय राशि में जोड़ दें तो वास्तविक खाद्य सब्सिडी 3,70,170 करोड़ रुपए बन रही है। नेक्स्ट है चुनाव के दौर में बिहार। निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पक्ष विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का एक और मैदान सज गया है। आमतौर पर किसी राज्य में चुनावी तिथियों की घोषणा के बाद जीत हार के अनुमान लगाने का सिलसिला तेज हो जाता है। यह बिहार को लेकर भी तेज होगा, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचना ज़्यादा कठिन काम नहीं है कि वहां किसी जीत हार संभावित है। इसका कारण है कि बिहार में विकल्पहीनता की स्थिति उभर रही है। यह स्थिति पक्ष विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर सरीखा माहौल शायद ही बनाए। विपक्षी खेमा भले ही खुद को महागठबंधन बताए, लेकिन उसमें महा जैसा कुछ नहीं दिख रहा। एक समय बिहार में बड़ी राजनीतिक ताकत रहा लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल उनके जेल जाने के बाद से तो कमजोर पड़ा ही है, उसके कुछ सहयोगी भी उसके साथ छोड़ गए हैं। तेजस्वी यादव की कार्यशैली से नाराज होकर पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन से हटे, फिर उपेंद्र कुशवाहा। भले ही इन दोनों नेताओं का व्यापक जनाधार ना हो, लेकिन उनके राजद से अलग होने से जनता को यह संदेश तो गया ही है कि महागठबंधन पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने जदयू की ओर रुख किया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है फ्रेंच ओपन के लिए दर्शकों की संख्या में कटौती। फ्रेंच ओपन के लिए पहले से तय कम दर्शकों की संख्या में और कटौती की गई है। पेरिस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए एक दिन में 1,000 दर्शक तक की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैरेटेक्स ने प्रतिदिन 5,000 दर्शकों की अनुमति दी थी, लेकिन उनके कार्यालय ने शुक्रवार को इसे कम करने की घोषणा की है। इसका असर हालांकि खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी सदस्यों के अलावा स्टेडियम के कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। तो ये आज का यानी 26 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।